मांग रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बस 12 घंटे बाद गुजरात में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले फेज का चुनाव होने वाला है। आज आपने एक बात पर गौर किया, बीजेपी के सिर्फ 3 बड़े नेता मैदान में दिखे, बाकी नेता क्या कर रहे थे? आज बीजेपी का फोकस प्रचार पर नहीं, बूथ मैनेजमेंट पर रहा। कल चुनाव के वक्त कैसे वोटर बूथ तक पहुंच जाए, कोई भी वोटर पीछे ना रह जाए, यही प्लान गुजरात के हर जिले में बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है, यह आज से ही गुजरात के हर गांव और शहर में दिख रहा है। सोचिए, इतने माइक्रो लेवल पर तैयार की गई है कि बीजेपी अपने एक एक वोटर को बूथ तक ले जाने का इंतजाम कर चुकी है। इस बार मुकाबला 3 पार्टियों का है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की पूरी संभावना है। कल 70% तक वोटिंग जा सकती है। इस त्रिकोणीय मुकाबले वाले चुनाव को बीजेपी कैसे लड़ रही है, कहां कहां किसे एक्टिव किया गया है, पन्ना प्रमुख का नाम आपने बहुत सुना होगा। इस बार बीजेपी ने एक और नया प्रयोग क्या किया है? गुजरात के चप्पे चप्पे में घूमकर चुनाव में दिन रात लगे नेताओं से बात करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसे देखिए, समझ जाएंगे बीजेपी के पास इस वक्त एक ऐसी मशीन है जो किसी और पार्टी के पास नहीं है। गुजरात का राउंड 1 मोदी कैसे लड़ रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन समझाते हैं। गांधीनगर के श्री कमलम यानी बीजेपी के प्रदेश हेडक्वार्टर में पूरा प्लान बना। प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की निगरानी में फॉर्मूला रेडी हुआ। संगठन ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई। मोदी के लेवल पर पूरे प्लान को जांचा परखा गया। मोदी ने समझाया फेज 1 के लिए वोटिंग वाले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कैसे पूरा प्लान इंप्लीमेंट करना है। एक 182 सीट का सवाल है। गुजरात के 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वोटर्स तैयार हैं। फेज 1 में 89 सीट, 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा वोटर्स। राउंड 1 में 788 कैंडिडेट, 25,430 पोलिंग बूथ्स। बीजेपी के लिए 89 सीटों वाला फेज 1 लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। राउंड 1 निकल गया तो आगे की राह आसान हो जाएगी। लेकिन यह कैसे मुमकिन होगा? क्या बूथ बूथ मोदी का मैजिक दिखेगा? क्या भगवा की लहर आएगी? अगर हां तो कैसे? बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी के वॉर रूम में कौन सा फॉर्मूला रेडी हुआ है? कहां कहां जाना है? वोटर्स को घर घर से खींचकर पोलिंग बूथ तक कैसे लाना है? कमल का बटन कैसे दबाना है? मोदी ने अपना कौन सा ब्रह्मास्त्र मैदान में उतारा है? पहले आपको एक्सक्लूसिव प्लान की फुल डिटेल देते हैं। मोदी के गुजरात वाले मिशन को एकम्प्लिश करने वाली टीम में 1 करोड़ 18 लाख मेंबर्स और 80 लाख से ज्यादा पेज कमेटी के मेंबर्स हैं। कौन है ये पेज कमेटी के मेंबर्स? राउंड 1 की वोटिंग में पेज कमेटी का क्या रोल है? गुजरात में बीजेपी 60% से ज्यादा वोट बटोरने की फिराक में है। बीजेपी 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोट मिलने का दावा कर रही है। 182 की 182 सीटें जीतने का क्लेम कर रही है। लेकिन क्या ये मैजिक फिगर अचीव हो पाएगा? अगर हां तो कैसे? जवाब मोदी के पास है। मोदी की उस टीम के पास है जो ऑलरेडी एक्टिव है और गुजरात के हर चुनाव प्रचार में मोदी ने अपनी टीम को लेकर हिंट पहले ही दे दी है। અને ભાજપના કાર્યકર્તા તરીકે એમાંથી વધુમાં વધુ કમળ ખીલે એ જવાબદારી આપણી છે. ઘેર ઘેર જશો,
લોકોને સમજાવશો, મતદાન કરાવશો. આ વખતે વધુમાં વધુ મતદાન થવું જોઈએ. દરેક પોલિંગ બૂથમાં વધુમાં વધુ મતદાન કરાવશો અને બધા જ પોલિંગ બૂથમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી થાય એની ચિંતા કરશો. બધા પોલિંગ બૂથ ઉપર પહેલા કરતા વધારે મતદાન કરશો. તમે લોકસભામાં મને ખૂબ મત આપ્યા, મારે એ રેકોર્ડ તોડી નાખવો છે. બોલો, તોડશો? એક કે એક પોલિંગ બૂથમાં તમે જઈને કાગળ લઈને બેસો. घर घर जाना है, एक एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। मोदी के इस मिशन को कामयाब बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बीजेपी की पेज कमेटी का है। ये कमेटी कैसे काम करती है, पहले इसे समझिए। सबसे पहले टॉप लीडरशिप यानी मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, फिर स्टेट हेडक्वार्टर, फिर असेंबली हेडक्वार्टर। इसके अंदर शक्ति केंद्र, एक असेंबली में कई शक्ति केंद्र हो सकते हैं। हर शक्ति केंद्र के तहत आता है बूथ, जहां बूथ प्रमुख या बूथ इंचार्ज होते हैं। इसके आगे की कमान होती है पन्ना प्रमुख के हाथ में और सबसे फ्रंट पर होती है पेज कमेटी। गुजरात में बीजेपी की पेज कमेटी में 80 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। एक घर में पेज कमेटी का एक ही सदस्य होता है। पेज कमेटी में शामिल सारे मेंबर्स खुद भी बीजेपी के कोर वोटर्स होते हैं और साथ ही साथ ये घर घर जाकर मोदी के दूसरे वोटर्स को इकट्ठा करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और पोलिंग बूथ तक पहुंचाते हैं। यानी देश और गुजरात में हर एक वोटर को बूथ तक ले जाने वाले पेज कमेटी के मेंबर्स ही मोदी को सबसे ताकतवर बनाते हैं। चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट बनाता है, उसके हर पेज पर 30 वोटर होते हैं। बीजेपी हर पन्ने के लिए एक इंचार्ज बनाती है, जिसे पन्ना प्रमुख कहा जाता है। पन्ना प्रमुख पर 30 वोट की जिम्मेदारी होती है। पन्ना प्रमुख की मदद के लिए पेज कमेटी मेंबर्स बनाए गए हैं। एक पेज के लिए 5 या 6 पेज कमेटी मेंबर्स हो सकते हैं। पेज कमेटी मेंबर भी एक घर से केवल एक ही हो सकता है और उस पर अधिकतम 5 घरों की जिम्मेदारी होती है। पन्ना प्रमुख और पेज कमेटी मेंबर्स की टीम बीजेपी की ग्राउंड टीम है, जो एक एक वोटर को आइडेंटिफाई करके बूथ तक लाती है और पार्टी के लिए वोट दिलाती है। बीजेपी का यही माइक्रो मैनेजमेंट हर चुनाव के लिए कारगर साबित होता है। भारतीय जनता पार्टी એ જનતા જનાર્દન પર ભરોસો કરે છે અને એટલે જ જનતા જનાર્દન ભાજપ ઉપર ભરોસો કરે છે। सवाल यह है कि गुजरात में पहले फेज की वोटिंग में बीजेपी का बूथ और पन्ना मैनेजमेंट वाला फॉर्मूला कितना हिट होगा। गुजरात में भाजपा के पास मौजूद 80 से 82 लाख लोगों की सेना मोदी के लिए जीत की स्क्रिप्ट कैसे लिखेगी, इसे कुछ नंबर से समझते हैं। गुजरात में फर्स्ट फेज की वोटिंग में 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की कुल संख्या 8 लाख है। पन्ना प्रमुख के मुकाबले 5 गुना ज्यादा यानी 40 लाख पेज कमेटी मेंबर्स हैं। हर पेज कमेटी मेंबर्स पर खुद के अलावा 2 से 3 वोट लाने की जिम्मेदारी है। ये वोटर उसके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। अगर पेज कमेटी मेंबर अपने साथ 2 वोटर भी लाता है तो 40 लाख पेज कमेटी मेंबर्स बीजेपी को फर्स्ट फेज में ही 1 करोड़ 20 लाख वोट दिला देंगे। यह टोटल वोटर्स का करीब 46% है। यानी अगर फर्स्ट फेज में 70% की वोटिंग होती है तो पेज कमेटी मेंबर्स ही बीजेपी को करीब 70% वोट दिला देंगे। આપણો મત પરિવાર અને મિત્રો સાથે કમળના નિશાન પર પડી જાય એવો આજે અહીંથી સંકલ્પ કરીને જવાનું છે। કુબેરભાઈ આગળ આવો જરા, મને કહો સંતરામપુર વાળાઓ, કુબેરભાઈને પ્રચંડ બહુમતથી જીતાડશો? જોરથી બોલો, જીતાડશો? કમળના નિશાન પર બટન દબાવશો? ભૂપેન્દ્રભાઈને મુખ્યમંત્રી બનાવશો? કુબેરભાઈને ફરીવાર ધારાસભ્ય બનાવશો? નરેન્દ્રભાઈના હાથ મજબૂત કરશો? बूथ मैनेजमेंट मोदी की पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान देती है। 22 में यूपी का चुनाव हो, 14, 17 या 19 का चुनाव हो, हर बार इसी बूथ मैनेजमेंट ने मोदी के लिए रास्ता क्लियर किया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को गुजरात में 49% वोट मिले थे।
अब की बार बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट के दम पर मोदी की पार्टी इस वोट शेयर को 60% से ऊपर ले जाने की कोशिश में जुटी हुई है और विरोधी इसीलिए हक्के बक्के दिख रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद लग रही है? इस बार एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है। बीत गई सो बात गई। अब लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ चुनाव जिता रहे हैं और ये जमालपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी और लोगों में गजब का उत्साह मैं देख रहा हूं। आप देखिए इतनी धूप में एक इस हर्षोल्लास के साथ लोग और जो हमको लोग समर्थन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा आपका कैमरा जरा इधर घुमा के दिखाए किस तरीके का समर्थन मिल रहा है। तो ये बताता है कि आम जन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए ओवैसी भी चुनाव मैदान में है और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, खास करके जमालपुर में भी जनसभाएं कर रहे हैं, गोधरा भी जा रहे हैं। गोधरा पर भी उनका बड़ा ध्यान है और वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमने 2002 के दंगाइयों को सबक सिखाया। वो कह रहे हैं कि कोई सबक नहीं सिखाया, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया। तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति प्रजातंत्र है, किसी को रोक तो सकते नहीं है, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं बनता। बूथ मैनेजमेंट के ही दम पर अमित शाह क्लेम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा, कांग्रेस भी मोदी की लहर में उड़ जाएगी। नड्डा बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दावा तो ये तक है कि जिस जिस बूथ पर मुसलमान वोटर्स ज्यादा हैं, जिस जिस पेज कमेटी के पास मुस्लिम वोटर्स को मोदी के पाले में करने का टास्क है, उस बूथ पर भी बीजेपी के कैंडिडेट 75,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ओवैसी साहब को वोट मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगा, भाजपा के लोग हैं तो भाजपा के लोग हैं। कांग्रेस भी यहाँ से खड़ी है, MIM भी खड़ी है, तो ऐसा बीजेपी कह रही है कि दोनों का वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी आराम से जीत जाएगी। ऐसा है क्या? मुसलमानों का वोट बटेगा यहाँ? बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। वोट बढ़ जाएगा क्या यहाँ मुसलमान का? बढ़ जाएगा। बीजेपी पिछले बार तो सिर्फ 258 वोटों से जीते थे, इस बार ज्यादा वोट से जीते। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। क्या माहौल है इस बार? इस बार 50-50 कांग्रेस और बीजेपी में रहेगी। आम आदमी पार्टी अभी टक्कर में नहीं होगी और MIM शायद कुछ वोट ले सके। वो बीजेपी तो यही आस लगा के बैठी है कि AIM जो है वो मुस्लिम वोट को विभाजित करेगी और वो ज्यादा वोट से जीत जाएगी। ऐसा है क्या? जमीन पे ऐसी स्थिति है? उनकी मेहनत तो यही है कि वो वोटों को बांट सके। कांग्रेस हिस्सेदारी देती है कि नहीं देती है, हकदारी देती है कि नहीं देती है, या सिर्फ मुसलमानों के पास वो झंडियां लगवाती रहेगी, या मुसलमानों को सिर्फ वोटिंग बढ़ाओ, पोलिंग बढ़ाओ यही करवाती रहेगी। और मोदी ने इस मिशन को पूरा करने का टास्क अपनी पेज कमेटी के मेंबर्स को ही सौंप रखा है। फ्रंट से बीजेपी के सारे बड़े चेहरे मैदान में हैं, लेकिन बैक एंड पर वो साइलेंट लोग काम कर रहे हैं जो चुपके वोटर्स को सीधे पोलिंग बूथ तक लेकर जा रहे हैं। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर झंडे के साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं क्या जमालपुर खाड़ी हम इस बार जीतेंगे कि फिर कांग्रेस? जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी और जंगी बहुमती से जीतेगी। जंगी बहुमती से बीजेपी भूषण भाई भट्ट जीतेंगे। हाँ, इस बार ये लोग सोच के बैठे कि अब धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि अब की बार एक ही सरकार, सिर्फ मोदी सरकार। भीड़ बहुत है, लेकिन ये वोट में भी तब्दील होगी क्या? 100% वोट में तब्दील होगी। ये एरिया पूरा भाजपा वोट करेगा इस बार। पिछले बार तो हुआ नहीं था, इस बार होगा। इस बार मोदी जी का जो लहर चला है और इस बार विकास का जो लहर चला है, इस बार 100% जीतेंगे हम। नड्डा जी आए, इसका फर्क पड़ने वाला है? 100% पड़ेगा। आप भीड़ तो देखिए, कितना माहौल जम गया पूरा। बच्चा बोल रहा है भाजपा को लाएंगे इस बार। भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं कि आम जनता भी है? नहीं, आम जनता। आप देखिए, किसी को भी जाके पूछिए, जुड़ी हुई है, आम जनता जुड़ी हुई है और सबका एक ही मन है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेगा। बीजेपी से कोई नहीं आएगा। पिछले बार तो कांग्रेस आ गई थी। पिछली बार की बात है, इस बार बीजेपी आएगी। हम 5 साल में चेंज करते हैं।
खाड़िया जमालपुर की जनता ने नक्की कर लिया है कि इस बार मोदी सरकार, भारत माता की जय। मोदी की सेना मैदान में है तो क्या विरोधी इसीलिए अभी से डरे डरे दिख रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। शिकायतों का दौर अभी से शुरू हो गया है। मोदी वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले आपस में ही तू मैं कर रहे हैं। भाईजान कोराम मचा दो वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। यानी मोदी विरोधी इकोसिस्टम अब गुजरात चुनाव को पूरी तरह हिंदू मुसलमान पर लेकर आ चुका है। योगी गोधरा पहुंचते हैं तो विरोधी उसमें पोलराइजेशन वाला टेप बजाने लगते हैं, मगर पब्लिक का मूड किस तरफ है ये बताने में कतराते हैं। दंगों को लेके भी बहुत चर्चा हो रही है और 2002 की याद दिलाई गृह मंत्री अमित शाह ने। याद नहीं दिलाई भाई, उसको इस रूप में लेना चाहिए। उस समय दंगे हुए थे, गोधरा कांड हुआ था, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार चली है, उसके बाद एक भी दंगे यहां नहीं होने पाए। क्या जनता को इसका स्मरण कराना कोई अपराध है कि हमने ऐसी सरकार चलाई है कि एक भी दंगे नहीं होने पाए? सभी संतुष्ट हैं, सभी खुश हैं। ऐसी नौबत हमने नहीं आने दी थी। हमारी ये तो अचीवमेंट है, हमारी उपलब्धि है। इसकी चर्चा करना कोई अपराध तो है नहीं। जब यूपी में बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री गोधरा जाके प्रचार करें तो फिर उसमें इस आरोप को बल मिलता है कि ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। जहां बुलडोजर की जरूरत होती है वहां बुलडोजर चलाते हैं, प्रचार करते हैं तो उसको लेकर कैसे कोई रोक सकता है? प्रचार करते हैं तो वो लोगों से कहते हैं कि दंगा करो, क्यों ना प्रचार करें? प्रचार करना चाहिए उन्हें। गुजरात में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा नहीं, उसके बाद ये सारे मुद्दों को उठाना, 2002 दंगे, गोधरा में योगी आदित्यनाथ का इस तरह से रोड शो करना, ये सारी चीजें बता रही पोलराइजेशन एक सहारा है बीजेपी। भाई योगी आदित्यनाथ जी को क्यों आप वो मान रहे हैं कि एकदम बिल्कुल उनको प्रचार नहीं करना चाहिए? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं करना चाहिए उनको? अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। क्या बीजेपी पोलराइजेशन की कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। हम समाज के सभी वर्गों की चिंता करने वाले लोग। राम मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है गुजरात के चुनाव में, और लगभग हर एक जगह पे तो बन रहा है तेजी के साथ। अब देखिएगा 2023 में जाकर भव्य राम मंदिर खड़ा होगा। ये कोई छुप कर कोई काम नहीं किया है, ये तो बराबर हर चुनाव में हमारा एक मुख्य एजेंडा रहता था। हिंदुत्व कोई मुद्दा है इस बार के चुनाव में? क्योंकि आप गुजरात के लोग, हिंदू कहना कोई अपराध, उसको जो भी कह लीजिए। हिंदुत्व पे किस मुद्दे की बात करना चाहते हैं बतलाइए ना। हाँ, हिंदू हैं, हम गौरवान्वित हैं उसके लिए, हमको आपत्ति नहीं है इस पर, लेकिन किस मुद्दे की बात करना चाहते हैं? धारा 370 की, किस चीज की? यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370, राम मंदिर, ये सब तो हमारा कमिटमेंट है। राम मंदिर, महाकाल, सोमनाथ मंदिर, क्या भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाना यह अपराध है? यह तो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है। केजरीवाल 2 रातें, कत्ल की रातें वाला ट्वीट तो रिट्वीट करते हैं, मगर ऐन मौके पर गुजरात से रफू चक्कर हो जाते हैं। भगवंत मान के सहारे चुनावी मैदान छोड़ देते हैं और मान साहब कैमरे पर आकर जब बोलना शुरू करते हैं तो खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सिर्फ सरकार में आती है। गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती जो हैं वो परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। जितना माहौल मैंने देखा है रोड शो में जाके, बिल्कुल ऐसा माहौल का मैं चश्मदीद गवाह हूं। 8 महीने पहले पंजाब में ऐसे ही था। मैं पहले जवाब देता हूं कि आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती। मैं जब आया था यहाँ पहली बार, मुझे गुजरात में आया
तो मैंने कहा अच्छा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, गुजरात मॉडल देखेंगे। हाईवे पे तो ठीक था, जैसे हाईवे से निकले लेफ्ट को या राइट को, गुजरात मॉडल शुरू हो गया। फिर मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी। कोई कुछ भी कहे, आम आदमी पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस टक्कर में जरूर है, लेकिन सामने मोदी की चुनौती है। और दिल्ली में भी क्योंकि आप कैंपेन कर रहे थे लोकल बॉडीज को लेके, गुजरात भी आए, आम आदमी पार्टी को गुजरात में कैसा फैक्टर देख रहे हैं? वो तो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की वो कोशिश कर रही है। कोई ट्रायंगुलर फाइट जैसी स्थिति? मैंने कुछ नहीं जी, प्रश्न ही नहीं पता। आखिर में एक सवाल, गुजरात विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, इन दोनों में कोई कनेक्शन देख रहे हैं आप? मैंने कनेक्शन वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। 2024 के चुनाव में हम 2019 के चुनाव से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस बार कितनी सीटें की उम्मीद कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में गुजरात में आप लोग? 2/3 से अधिक। अब कितना जाएगा कह नहीं सकते। राउंड 1 से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी को रावण कहा, असर पूरे गुजरात पर हुआ। कांग्रेस का इकोसिस्टम अभी भी पीछे नहीं हटा है, मोदी पर काउंटर अटैक लगातार कर रहा है। मोदी के कितने रूप कहकर विरोधी सोशल मीडिया पर हैशटैग तो ट्रेंड करा सकते हैं, वीडियो तो बना सकते हैं, लेकिन मोदी को गाली देकर गुजरात का वोट नहीं पा सकते। ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है। बाकी मति पहले हर ले ही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसलिए ऐसी टिप्पणी वो कर रहे हैं। ये 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। प्रधानमंत्री जी जनता के दिलों में बसे हुए हैं। जनता का केवल विश्वास नहीं, ये श्रद्धा है उन पर। और गुजरात में कह के आए हैं, अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है, जनता जवाब देगी। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को रावण शब्द की उपमा देते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उनके पास शब्दों का काल है, मुझे लगता है, अथवा नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। आप और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी राजनेता को किसी भी दूसरे राजनेता के संबंध में गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आलोचना के लिए बहुत सारे शब्द हैं और मैं समझता हूं इन लोगों के पास शब्दों का काल है। और प्रधानमंत्री व्यक्ति ही नहीं, प्रधानमंत्री संस्था होता है, और जो संस्था है उसके प्रतिष्ठा की, उसका सम्मान करना, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, करना चाहिए। आलोचना के और तरीके होते, उनकी नीतियों की आलोचना करिए, उनके कार्यक्रमों की आलोचना करिए। क्या आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, गाली देंगे? भारत देश कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें प्रधानमंत्री को तकरीबन 2006 से लेकर अब तक 82 गालियां दी है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री बढ़ते हुए जा रहे हैं। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी जो लोग ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी एक वीडियो जारी किया है, उसमें नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को लेकर उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से ये लोग भी हमला करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। नहीं, इस तरीके से नहीं कहा होगा कि कुछ कह दिया हो उनके लिए, मैं नहीं मानता इसे। मोदी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मोदी को गाली देने वालों को गुजरात माफ नहीं करेगा। राउंड 1 में भी ये ट्रेंड दिखेगा, राउंड 2 में भी ये ट्रेंड दिखेगा। 4 चुनाव इसके गवाह रहे हैं और रही सही कसर मोदी के वो 80 लाख सैनिक पूरी करेंगे जिन्हें प्रधानमंत्री ने गुजरात के हर वोटर तक अपना मैसेज पहुंचाने को कहा है। और आफताब अमीन पूनावाला सिर्फ श्रद्धा वालकर का हत्यारा है या फिर उसके निशाने पर और भी लड़कियां थी? आफताब की नई गर्लफ्रेंड ने पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया है। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब का एक और अफेयर शुरू हो चुका था। हत्या के महज 12 दिन बाद आफताब ने अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया था। डेटिंग ऐप वही था, तरीका वही था, बस चेहरा नया था। सोचिए, घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े छिपा कर रखे गए थे और उसी फ्लैट में आफताब ने नई गर्लफ्रेंड को बुलाया। उस लड़की को उस वक्त कुछ अंदाजा नहीं था। सोचिए, वो लड़की पेशे से एक मनोचिकित्सक है, लेकिन उसे भी इस साइको किलर ने धोखा दे दिया। जब उसने आफताब का चेहरा टेलीविजन पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
18 मई को श्रद्धा की हत्या। तीस मई को नई गर्लफ्रेंड बनाई। एक को मारा और दूसरे को फंसाया। क्या था कसाई आफताब का इरादा? यह सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है कि क्या श्रद्धा के बाद आफताब के निशाने पर और भी लड़कियां थीं? श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस ने आफताब की कुंडली खंगालनी शुरू की, तो पुलिस को पता लगा कि आफताब तकरीबन 15 से 20 लड़कियों के संपर्क में अलग अलग डेटिंग साइट्स के जरिए था। जांच में पुलिस को बम्बल ऐप के जरिए एक ऐसी लड़की के बारे में जानकारी मिली जो श्रद्धा की हत्या के करीब 12 दिन बाद यानी 30 मई को आफताब के संपर्क में बम्बल ऐप के जरिए आई थी। श्रद्धा की हत्या करने के करीब 12 दिन बाद आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए एक और गर्लफ्रेंड बनाई। ये गर्लफ्रेंड उसके संपर्क में 30 मई को आई और साथ ही 12 अक्टूबर को आफताब इस अपनी नई गर्लफ्रेंड को, जो पेशे से एक डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, उसे अपने छतरपुर के फ्लैट पर बुलाता है। इस पूरे मामले के अंदर जब पुलिस ने आफताब की इस दूसरी डॉक्टर गर्लफ्रेंड के बयान दर्ज किए तो इस लड़की के भी होश उड़ गए। पूछताछ में आफताब की जो नई गर्लफ्रेंड है उसने ये बताया कि वो 30 मई यानी कि कत्ल की वारदात के 12 दिन बाद आफताब के संपर्क में आई थी बम्बल ऐप के जरिए। इसके बाद दोनों की बातचीत हुई और 12 अक्टूबर को आफताब ने इस अपनी नई डॉक्टर गर्लफ्रेंड को छतरपुर के उसी फ्लैट पर बुलाया जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की थी। जिस दौरान ये डॉक्टर गर्लफ्रेंड आफताब के फ्लैट पर पहुंची थी, उस दौरान भी श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स घर में ही मौजूद थे, जिन्हें फ्रिज से निकालकर आफताब ने कबर्ड में छुपा दिया था। लेकिन इस बात की कोई भी भनक आफताब की नई गर्लफ्रेंड को नहीं लगी। साथ ही आफताब ने श्रद्धा की एक अंगूठी अपनी इस नई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की, जिसे पुलिस ने इस नई गर्लफ्रेंड से बरामद किया और श्रद्धा के पिता ने पहचान की कि ये वही अंगूठी है जो श्रद्धा पहना करती थी। इस पूरे मामले के अंदर आफताब की ये नई गर्लफ्रेंड के बयान बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके पास से श्रद्धा की एक अंगूठी मिली है जो आफताब ने इसे गिफ्ट की थी। आफताब की इस दोस्त ने पुलिस को बताया कि 30 मई को बम्बल ऐप के जरिए वो आफताब के संपर्क में आई। अक्टूबर के महीने में 2 बार आफताब के फ्लैट पर आई थी, पर उसे श्रद्धा की हत्या या घर में बॉडी पार्ट्स होने की हल्की सी भी भनक नहीं लगी। उसे आफताब का स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ज्यादा केयरिंग लगा था। आफताब कभी भी डरा सहमा नजर नहीं आया। आफताब ने उसे एक फैंसी अंगूठी गिफ्ट की थी जो सोने की नहीं थी बल्कि आर्टिफिशियल थी। ये अंगूठी आफताब ने 12 अक्टूबर को गिफ्ट के तौर पर दी थी। ये अंगूठी श्रद्धा की थी। आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा की हत्या करके उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए थे, ये खबर सुनकर जैसे आज देश भर में हर कोई हैरान है, तो जरा सोचिए, इस दर्दनाक हत्याकांड के कुछ ही समय बाद आफताब के संपर्क में आई उसकी नई गर्लफ्रेंड, जो कत्ल के बाद आफताब के साथ छतरपुर के उसी फ्लैट में मिलने आती थी, इस बात से बेखबर कि इसी फ्लैट में आफताब ने श्रद्धा की न केवल हत्या की बल्कि श्रद्धा की बॉडी के कुछ पार्ट्स आफताब ने छिपाकर रखे हुए थे, जिससे वो अनजान थी। ये सब जानकर आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड की क्या हालत होगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आफताब की नई गर्लफ्रेंड को यह पता लगा कि आफताब ने छतरपुर के इसी फ्लैट में श्रद्धा की न केवल हत्या की बल्कि उसके करीब 35 टुकड़े करके जंगल में उन्हें ठिकाने लगा दिया, ये जानकारी जैसे ही इस नई डॉक्टर गर्लफ्रेंड को लगी, उसके होश उड़ गए। वो बेहद शौक में है। उसे ये लगता है, अब ये डर लगता है कि आफताब का अगला निशाना वो तो नहीं थी, क्या उसके साथ भी आफताब इसी तरीके से उसकी हत्या करके उसके टुकड़े तो नहीं कर देता। इस पूरे मामले में आफताब की इस नई गर्लफ्रेंड ने पुलिस को यह भी बताया है कि जब वो आफताब के संपर्क में आई तो आफताब का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, वो बहुत ज्यादा केयरिंग था। साथ ही आफताब के पास कई अलग अलग वैरायटी के डिओड्रेंट और परफ्यूम थे, जिन्हें वो जो नई गर्लफ्रेंड है उसे गिफ्ट भी किया करता था। साथ ही
वो बाहर के खाने का बहुत शौकीन था। अलग अलग रेस्टोरेंट से खास तौर पर वो नॉनवेज ऑर्डर किया करता था और जिस तरीके से बड़े बड़े होटलों में शेफ खाने को डेकोरेट करते हैं, इस बारे में भी वो अपनी नई गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा जिक्र करता था। यही नहीं, वो सितंबर के महीने में मुंबई गया था और इस बात की जानकारी भी उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को दी थी। इससे पहले आफ्ताब को अब तक रोहिणी के एफएसएल दफ्तर में 5 दिन लाया गया, जहां उसका 4 दिन पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें से 25 नवंबर को उसको फीवर था, लिहाजा उस दिन सवाल जवाब नहीं हुए। अब आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना है कि उसने श्रद्धा की हत्या की, लेकिन आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई। आफ्ताब ने कई लड़कियों से संबंध होने की बात भी कबूल की है। इतना ही नहीं, पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसने ये भी मान लिया कि श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े जंगल में फेंके थे। आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है और अब 1 दिसंबर को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इसी दौरान एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैब के सूत्रों ने इस बात का दावा किया है कि पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने इस बात को कबूल किया है कि उसने न केवल श्रद्धा की हत्या की, बल्कि उसके टुकड़ों को मेहरौली छतरपुर के जंगलों में ठिकाने भी लगा दिया। एफएसएल के सूत्रों के मुताबिक जितने भी सवाल आफ्ताब से किए गए, वो बेहद कॉन्फिडेंट होकर सभी सवालों के जवाब हाँ में दे रहा है और जिस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट में सिग्नल आता है कि अगर आरोपी यानी कि आफ्ताब सच बोल रहा है तो ग्रीन सिग्नल होता है। ज्यादातर जवाबों में ग्रीन सिग्नल ही आफ्ताब के जवाबों में एफएसएल के जो अधिकारी हैं उन्हें मिला है। इसी तरीके के बयान आफ्ताब ने पुलिस को भी दिए थे। उसने पुलिस के सामने भी इस बात को कबूला था कि उसने श्रद्धा की न केवल 18 मई को हत्या की, बल्कि उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें ठिकाने लगा दिया। इस पूरे मामले में अब नार्को टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 दिसंबर को जो नार्को टेस्ट होगा और अगर नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब कोई ऐसी बात बताता है कि उसने श्रद्धा के सिर के हिस्से या किसी भी और बॉडी पार्ट या हथियार जो अब तक रिकवर नहीं हो पाया है, अगर उसके बारे में जानकारी देता है और उसी हिसाब से पुलिस नार्को टेस्ट की निशानदेही पर ही उस जगह से अगर कुछ और रिकवरी करती है, तो कोर्ट के अंदर ये आफ्ताब के खिलाफ बेहद अहम सबूत होगा और आफ्ताब को कड़ी सजा दिलाने में पुलिस को नार्को टेस्ट के जरिए काफी मदद मिलेगी। श्रद्धा मर्डर केस में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। श्रद्धा का सिर कहां फेंका? श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहां हैं? श्रद्धा का मोबाइल कहां है? मर्डर के वक्त श्रद्धा के पहने हुए कपड़े कहां हैं? जहां एक और पुलिस कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही है, वहीं दूसरी ओर अभी तक पुलिस को कुछ बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने आफ्ताब की निशानदेही पर 13 बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। मेहरौली के जंगल में पुलिस को एक जबड़ा भी मिला है। आफ्ताब के फ्लैट से खून के धब्बे मिले हैं। रसोई बेडरूम से ये धब्बे बरामद किए गए। गुरुग्राम से भी पुलिस ने कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद किए। आफ्ताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने फ्लैट और जंगल से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए CFSL भेजा है। रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि किस हथियार का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा आफ्ताब से ब्रेकअप करना चाहती थी। ये बात आफ्ताब को नागवार गुजरी और उसने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी। श्रद्धा आफ्ताब के रवैये और मारपीट से तंग आ चुकी थी। 3 से 4 मई को श्रद्धा ने अलग होने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन आफ्ताब को यह बात पसंद नहीं आई और उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। हालांकि इससे पहले आफ्ताब ने पूछताछ में बताया था कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। ऐसे में उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। वहीं अब 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना है, जिसकी इजाजत साकेत कोर्ट से दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है, जिसके बाद अब दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को आफ्ताब का सुबह मेडिकल टेस्ट होगा
उसके बाद तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन आफताब को लेकर सुबह तकरीबन 7:30 बजे अंबेडकर अस्पताल लेकर जाएगी। आफताब को 1 दिसंबर की सुबह 9 बजे अंबेडकर अस्पताल में पेश होना है। अस्पताल पहुंचने पर सबसे पहले आफताब का मेडिकल टेस्ट होगा, जहां पर शरीर के सभी पैरामीटर चेक किए जाएंगे। 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आफताब का नार्को टेस्ट शुरू होगा। अमूमन ये टेस्ट 2 से 3 घंटे में पूरा होता है। इस केस में भी यही होगा। कुछ पैरामीटर में ज्यादा समय भी लग सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।